and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respective viewers, today in this video program I am going to discuss to you people about the parallel combination of resistors. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम रजिस्टर्स को आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से जोड़े जाते हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट थिंग, हाउ two or more resistances are joined together so that they are said to be in parallel combination. अर्थात दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स को हम किस तरह से जोड़ें कि उनके कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाए. पहले इस बात की हम डिस्कस करना चाहेंगे. सो यू कैन सी इन दिस फिगर वी हैव टेकन थ्री रेसिस्टर्स. This is the first resistor for which the value is R1 ohm. This is the second resistor for which the value is R2, and this is the third resistor for which the value is R3 ohm. Now their attachment is done. In what way their attachment is done? किस तरह से इनको अटैच किया गया है. You can see पहला जो resistor है इसका जो इनिशियल पॉइंट है, दूसरा रेसिस्टर का जो इनिशियल पॉइंट है और तीसरा का जो इनिशियल पॉइंट है, तीनों को हमने किसी एक खास कॉमन पॉइंट पर जोड़ दिया है. बिल्कुल ही उसी तरह से ये तीनों रेसिस्टर्स का जो एंड पॉइंट है, इसका और इसका, ये तीनों का एंड पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पर यहाँ पर ज्वाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है. और इस तरह से जब हम दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स को जोड़ें तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के नाम से जाना जाता है. नाउ सी हियर व्हाट हैपेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब हम ये बात डिस्कस करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है. यू कैन सी हियर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1, R2 एंड R3, दीज आर कनेक्टेड थ्रू अ सेल. यहाँ पर हमने एक सेल को कनेक्ट किया है और मान लिया जाए कि सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वह V वोल्ट है. अब ये सेल करता क्या है, एक करंट भेजता है. इस पूरी सर्किट में मान लिया जाए कि सेल से जो मेन करंट का फ्लो होता है वह I एम्पियर की होती है. ये I एम्पियर की करंट जो ही यहाँ पर पहुंचती है, अब इससे तीन रास्ते होते हैं और इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है. जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यह जो रेजिस्टेंस R1 है, इससे I1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है. दूसरा जो रेजिस्टेंस R2 है, इससे I2 एम्पियर की करंट फ्लो होती है. और तीसरा जो रेजिस्टर R3 है, इससे I3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. इसका मतलब कि I का ही बंटवारा हुआ I1, I2 और I3 में. एक बात मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स को आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ग्रुप किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्या भाई, करंट फ्लोज डिफरेंट. आई मीन टू से दैट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट फ्लो थ्रू डिफरेंट रेसिस्टर्स, बट द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो रेसिस्टर्स हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसकी वैल्यू सेम होगी. इसका मतलब ये हुआ कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज V है, इसलिए इस R1 के अक्रॉस जो PD डेवलप होगा वह V वोल्ट, R2 के अक्रॉस जो PD डेवलप होगा वह भी V वोल्ट, R3 के अक्रॉस जो PD डेवलप होगा वह भी V वोल्ट ही होगा. बट व्हाट अबाउट करंट? तुम देख सकते हो हमने डिफरेंट करंट का जिक्र किया है. इस रेसिस्टर से I1, इससे I2 और इससे I3. चूंकि R1, R2, R3 की वैल्यू हमने माना है, तो ये हम मान कर चलते हैं कि I1 एम्पियर की करंट इस R1 से फ्लो हो रही है, I2 की इस R2 से और
R3 जो रेसिस्टर है इससे I3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की जो वैल्यू होगी, हर रेसिस्टर से करंट की जो वैल्यू फ्लो होगी वह डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि भाई हम कैसे जानेंगे कि किस रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। देखो, ओम के नियम से ये तुम लोग जानते हो कि I जो है यानी करंट जो है वह बराबर होता है V बटा R। अब V की वैल्यू यदि सेम रहे तो इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि वह रेसिस्टर जिसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उससे करंट कम फ्लो होगा, वह रेसिस्टर जिसकी वैल्यू कम होगी उससे जो करंट फ्लो होगा वह ज्यादा होगा। कहने का मेरा सेंस ये है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वह करंट इनके जो रेजिस्टेंस के वैल्यू हैं उनके अकॉर्डिंगली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली दी रेजिस्टेंस होगा, यानी हायर द रेजिस्टेंस लोअर विल बी करंट, लोअर द रेजिस्टेंस हायर विल बी करंट। अब चूंकि ये सर्किट में जो मेन करंट है, सेल से लिया जाने वाला करंट है वह I है, इसका मतलब I का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ I1, I2 और I3 में। इस तरह से यह जो इक्वेशन हुआ इसको यदि इसके लिए हम ओम के नियम को अप्लाई करें तो हम क्या पाएंगे भाई, इफ वी अप्लाई ओम्स लॉ फॉर दिस सर्किट then we can write I equals to V by total resistance. See here. Now we can write I is equal to I1 plus I2 plus I3। जैसा कि मैंने बताया तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 से होकर बहने वाली करंट की वैल्यू क्रमशः I1, I2 और I3 है, और सर्किट से सेल से जो ली जाने वाली करंट है वह I है, और I का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ I1, I2 और I3 में। इस तरह से हम लिख सकते हैं I is equal to I1 plus I2 plus I3। Now just imagine let there be a single resistance। तो हम देख सकते हो अब हमने क्या किया, एक सिंगल रेजिस्टेंस लिया और यह जो सिंगल रेजिस्टेंस है इसको हम कैपिटल R से डिनोट किया, और पहली वाली जो सर्किट थी उसमें जो सेल लगाया था वही सेल यहाँ पर भी हमने कनेक्ट कर दिया, जिसके चलते सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वह V वोल्ट है। यदि वो तीनों रेजिस्टेंस मिल करके वही रोल प्ले करे जो ये अकेला करे तो यह अकेला उन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। I mean to say that if this single resistance plays the same role as it is done by the combination of the three, then this single resistance is called equivalent resistance of all the three resistors. So see here, क्योंकि वही सेल है और उन तीनों के बदले ही अकेला रेजिस्टेंस है, अर्थात सेल से ली जाने वाली करंट वह I होगी। अगर ध्यान से देखा जाए इस रजिस्टर के क्रॉस जो PD डेवलप होगा वह भी वोल्ट ही होगा, और यदि ऐसी स्थिति है तो इस सर्किट के लिए यदि हम ओम का नियम अप्लाई करें तो हम लिखेंगे I is equal to V by R। I is equal to V by R, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कर दें। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम इक्वेट करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ I की जगह पर दिस इम्प्लाइज V by R, it is equal to I1 plus
प्लस I3। अब देखो पहले वाला जो सर्किट था रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस जो PD डेवलप था उसका वैल्यू V वोल्ट था, इसलिए I1 की जगह पर हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट V बाई R1 प्लस I2 की जगह पर लिख सकते हैं V बाई R2 प्लस I3 की जगह पर हम लिख सकते हैं V बाई R3। अब देखो यहाँ V को हम लोग कॉमन ले सकते हैं और यदि V कॉमन लेंगे, यहाँ भी V है तो ये कट जाएगा, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं V बाई R इज इक्वल टू, यहाँ V कॉमन ले लो, मिलेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और यहाँ V से भी कटा दें और इस तरह से हमको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला मिलता है वह मिलता है 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है कि 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर सारे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है उसको जोड़ देंगे, दैट इज 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ध्यान रखा जाए कि यदि दो रेजिस्टेंस हो, सिर्फ दो के लिए मैं बात कर रहा हूं, यदि दो रेजिस्टेंस हो जिनकी वैल्यू R1 और R2 हो और यदि वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हों, तो वैसी स्थिति में उन दोनों रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। If we have got two resistances for which values are R1 and R2, and suppose the two resistors are joined together in parallel mode, in that very situation, to calculate the equivalent resistance, we apply the shortcut formula, and it is given as R equivalent equals to R1 into R2 divided by R1 plus R2. Now I am going to finish this video program. At the end of this video program, I am telling you to share this video and to subscribe it. Okay, thanks.